बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास बायोलॉजी हयातियात में हमने चैप्टर नंबर 6 खामरे एंजाइम्स में हम 6.2 पे खामरों की खसूसियात को देख रहे थे। लास्ट जो हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक जो देखा था वो हमने क्या नाम है सबस्ट्रेट और उसके कहना चाहिए कि फ़ाल हिस्से के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो हम यहाँ करैक्टरिस्टिक लिखे हुए ये लिखा है कि दर्जा हरारत पीएच और सबस्ट्रेट के लिए बहुत हसास होते हैं। यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस पर इनकी कमी ज़्यादती जो है वो एंजाइम्स पर खामरों पर जो है वो असरअंदाज होती है। हत्ता कि दर्जा हरारत पीएच और सबस्ट्रेट में ज़रा सी तब्दीली इनके काम करने की सलाहियत पर असरअंदाज होती है। यहाँ ये पॉइंट बताया, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 क्लासेस में तफसील से देखेंगे। आगे इसका टॉपिक आ रहा है। कुछ खामरों को काम करने के लिए हम अवामिल भी दरकार होते हैं, यानी को फैक्टर भी दरकार होते हैं। ये को फैक्टर क्या होते हैं? पहले हम ये देख लेते हैं कि एंजाइम्स या खामरों की कितनी अक़साम है। एंजाइम्स 2 किस्म के होते हैं। एक एंजाइम्स वो होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन कंपोनेंट्स रखते हैं, जो अमाइनो एसिड कहलाते हैं, जिसमें अमाइनो एसिड्स अपने अंदर रखते हैं। प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं या खामरे होते हैं इनके अंदर प्रोटीन या अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरी किस्म वो है जिनके अंदर प्रोटीन के साथ और मज़ीद जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, जो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, गैर नामियाती भी हो सकते हैं और नामियाती। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन के होते हैं, जिसमें कहना चाहिए कि कार्बन मौजूद होता है और वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो है, हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलकर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो वो कहना चाहिए वो ऑर्गेनिक वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो, हाइड्रोजन के साथ मिलकर उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और जिसमें ऐसा ना हो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी 2 किस्में होती हैं। एक ये कि जिसमें और जो प्रोटीन के अलावा जो कंपाउंड है कार्बन का, उसने प्रोटीन के साथ मिलकर जो है लूज़ बॉन्ड बनाया, यानी ऐसा बॉन्ड बनाया हो, ऐसा मॉलिक्यूल बनाया जो के आसानी से अलग भी हो सके। और ये उस वक्त आकर प्रोटीन से जुड़ता है जब एंजाइम को काम करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी सबस्ट्रेट पर के प्रोसेस को जो है वो तेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और दूसरा वो है जो टाइट बॉन्ड बनाते हैं प्रोटीन के साथ, ये कभी अलग नहीं होता, यानी जब रिएक्शन ना भी हो रहा हो ये प्रोटीन के साथ तब भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो लूज़ बॉन्ड के साथ होता है ये कोएंजाइम कहलाता है, और जो टाइट बॉन्ड के साथ होता है वो प्रोस्थेटिक कंपाउंड या प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये सारी तरतीब हो गई। अच्छा, हाँ, ये एक बात रह गई यहाँ कि को फैक्टर क्या चीज़ है। तो ये जो प्रोटीन जिन एंजाइम्स के साथ या खामरों में जिनमें प्रोटीन के साथ दूसरे कंपाउंड्स जो मौजूद होते हैं ये को फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, ये आगे भी इसी टॉपिक में ये तफसील आ रही है, ये पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ भी को फैक्टर की बात हुई थी बुक में। तो को फैक्टर वो होते हैं जो प्रोटीन के साथ मिलकर एंजाइम्स के अंदर कंपाउंड बना रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखकर कुछ खामरों को काम करने के लिए हम अवामिल को फैक्टर भी दरकार होते हैं जो कि गैर लाहमियाती नॉन प्रोटीन मुरक्कबात होते हैं। ये नामियाती या गैर नामियाती हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ बताया, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ठीक है, मसलन गैर नामियाती हम अवामिल में इन्होंने यहाँ गैर नामियाती यानी इनऑर्गेनिक के नाम लिए, जिसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है, लोहा, फेरम, ठीक है, कॉपर है, उसके अलावा पोटाशियम है, सोडियम है। उसके साथ साथ ये जो है NADP और FADP के जो ये मॉलिक्यूल बताएं ये भी गैर नामियाती मॉलिक्यूल हैं। ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, और ये जो है फ्लेविम एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है। बहरहाल ये इनके नाम हैं, इनकी तफसील जो है चैप्टर नंबर 8 में बाब नंबर 8 में तफसील से आ जाएगी। ये भी गैर नामियाती हम अवामिल हैं। ठीक है, अच्छा, तो इनको कभी कभार इनकी ज़रूरत पड़ती है खामरों को फैक्टर्स की, जो नामियाती भी हो सकते हैं और गैर नामियाती भी हो सकते हैं। तो गैर नामियाती की मिसाल इन्होंने यहाँ दी थी, और नामियाती की मिसाल इसलिए नहीं दी क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक बात लिखिए, हम अवामिल की दर्जाबंदी की जा सकती है। ठीक है, प्रोस्थेटिक
ग्रो, अगर नामियाती मॉलिक्यूल हम अवामिल मजबूती से खामरे से जुड़ा हो तो प्रोस्थेटिक कहलाएगा, जैसे कि यहाँ बता दिया आपको, ठीक है। और अगर वो और हम अवामिल खामरे यानी अगर कहना चाहिए कि मजबूती से ना जुड़ा हो, जैसे ये लिखा ढीले अंदाज से जुड़ा हो, जो सिर्फ रिएक्शन या तामुल के दौरान आकर जुड़े, तो उस अवामिल को जो है, उस को फैक्टर को जो है वो कोएंजाइम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत से खामरे ख़ास तरतीब से एक के बाद दीगरे काम करते हैं ताकि एक ख़ास प्रोडक्ट पैदा हो। अच्छा, ये बात भी समझने की है कि होता ये है कि एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ए, दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है बी, तीसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है सी, चौथा प्रोडक्ट है जिसका नाम है डी। तो इन चारों के बीच में जो है वो एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, यानी ए और बी, ए को बी बनाने के लिए एक ख़ास एंजाइम काम कर रहा होता है, फिर बी को सी बनाने, यानी आखिर में जो प्रोडक्ट इनको चाहिए वो डी है, लेकिन वो ए से बनते हुए आ रही है, बीच में बी और सी भी बन रहे हैं। तो इन तमाम के लिए अलग अलग एंजाइम जो हैं वो कंटिन्यूसली काम करेंगे, यानी एक के बाद एक काम करेगा, ठीक है। ए को बी बनाने के लिए एक एंजाइम ने काम किया, फिर बी को सी बनाने के लिए दूसरे एंजाइम ने, सी को डी बनाने के लिए तीसरे एंजाइम ने, तीसरे खामरे ने काम किया, और आखिर में जो प्रोडक्ट चाहिए था डी, वो हमें मिल गया। तो यहाँ इसका कहने का मकसद यही है कि एक के बाद दीगरे एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के बाद जो है वो काम करते हैं। इस तरतीब को मेटाबॉलिक पाथवे या मेटाबॉलिक रास्ता कहा जाता है, ठीक है। खामरों की कारकर्दगी में इजाफा मुहर्रिक के ज़रिए किया जा सकता है, जबकि खामरों की कारकर्दगी में कमी रुकावटी माहौल मॉलिक्यूल इनहिबिटर मॉलिक्यूल के ज़रिए की जा सकती है। खामरों की ये ख़ास जो है खुसूसियत है कि उनके जो काम करने का अंदाज़ है उसको मज़ीद तेज़ या मज़ीद आहिस्ता जो है वो किया जा सकता है, और उसके लिए मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, खामरा रुकावटी वो मॉलिक्यूल है, अच्छा इसकी अलग से ज़िक्र किया है इन्होंने खामरा रुकावटी मॉलिक्यूल का या इनहिबिटर मॉलिक्यूल का, जो खामरे के साथ चिपक कर उसके फेल को सुस्त कर देता है। इसी तरह किसी जरसूमे को हलाक करने के लिए भी इसके खामरों के फेल को सुस्त करने वाले रुकावटी मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। वही बात है, यहाँ सिर्फ रोकने वाले मॉलिक्यूल का ज़िक्र किया है, यानी कुछ ख़ास मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो खामरों की जो है काम को जो है वो तेज़ कर देते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो खामरों के कामों को जो है वो सुस्त कर देते हैं। अगर हम इसकी मिसाल लें तो इसकी मिसाल कुछ इस तरह की, एक ख़ास बैक्टीरिया है जो इंसान के जिस्म में दाखिल होता है, बीमारी पैदा करता है, उसको रोकने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए एक ख़ास दवा इस्तेमाल की जाती है जिसको हम पेंसिलिन कहते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है ना एक एंजाइम यूज़ कर रहा होता है अपने इर्द गिर्द, जो कहना चाहिए कि उसकी जो है ना खुलवी दीवार बना रहा होता है, ये इसको यहाँ साइडों से इसको मजबूत कर रहा होता है, ठीक है। खुलवी दीवार जो है इसके बना रहा होता है ये एंजाइम, ठीक है। ये इसके गिर्द घूमता रहता है, उसकी खुलवी दीवार जो है वो मज़ीद से मज़ीद मजबूत बनाता रहता है, ठीक है। तो ये जो पेंसिलिन जो ख़ास किस्म की दवा है, एंटीबायोटिक दवा है, ये इस्तेमाल होती है इस बैक्टीरिया के ऊपर। तो ये जब आके इस एंजाइम से मिलती है तो इस एंजाइम के काम को जो है वो सुस्त कर देती है या तकरीबन रोक देती है। उससे नुकसान बैक्टीरिया को ये होता है जो ये बीमारी लेकर आया है, बीमारी लेकर आता है इंसानी जिस्म के अंदर, कि उसकी जो खुलवी दीवार है वो काम करना बनना जो है वो या तो सुस्त हो जाती है या कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि ज़ाहिर बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन या हिफाजत नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है ये बिलाखिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो बैक्टीरिया इंसानी जिस्म के अंदर जो है वो पैदा कर रहा है, बीमारी पैदा कर रहा है, इस बैक्टीरिया को जो है वो ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो ये रुकावटी मॉलिक्यूल या इनहिबिटर मॉलिक्यूल की एक मिसाल है पेंसिलिन, ठीक है। इसके अलावा ये क्या नाम है अपना मरकरी वगैरह भी एक मिसाल है। मरकरी भी अगर इंसानी जिस्म के अंदर चला जाए तो बहुत से प्रोसेसेस को रोक देता है, सुस्त कर देता है। उसकी वजह यह है कि वो उस पर काम करने वाले खामरों पर असरअंदाज होता है और उनकी कारकर्दगी को रोक देता है।
ठीक है। आगे जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, खामरों के इस्तेमाल के बारे में बताया। खामरों का एक इस्तेमाल तो जिस्म के अंदर ही हो रहा होता है, जिसकी हमने शुरू में मिसालें काफ़ी देख ली हैं, काफ़ी तफसील से देख लिए। यहाँ जो इस्तेमाल बताए गए हैं वो सनतों में इस्तेमाल बताया गया है। कागज़ की सनत में ये इस्तेमाल होता है, सेलुलोस हासिल करने के लिए कागज़ में खामरे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। कागज़ जो है वो सेल वॉल से बनता है, खुलवी दीवार से बनता है प्लांट सेल की। तो उसको हासिल करने के लिए जो खामरे इस्तेमाल किए हैं ग़ज़ाई सन्नत में, ये बहुत ये हमने ऊपर भी देख लिया कि कहना चाहिए कि खामरे जो है वो बेकरी की मसनूआत और पिज़्ज़ा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। जिसमें यीस्ट इस्तेमाल की जाती है, ख़मीर इस्तेमाल किया जाते हैं इन तमाम चीज़ों को जो है बनाने के लिए, जिससे इनके काम करने का की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है। अल्कोहल और मशरूबात की सनत में भी इस्तेमाल होता है। इस सनत में शक्कर को अल्कोहल में तब्दील किया जा सकता है। इसको तो हमने ऊपर देख लिया कि एक कहना चाहिए कि शरबत टाइप चीज़ में जो है यीस्ट मिलाया गया था, या आप उसको कहें कि ख़मीर मिलाया गया था, जिससे जो है वो अल्कोहल पैदा हुआ। तो इस तरीक़ेकार को सनत में इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल हासिल करने के लिए। हयातियाती डिटर्जेंट जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात ख़त्म करने के लिए भी खामरे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। या मुख्तलिफ़ कहना चाहिए कि कपड़ा वगैरह पे किस किस्म के दाग वगैरह पे जो है उसको ख़त्म करने के लिए भी खामरों का इस्तेमाल होता है।